वो चलाइए लिंक चलाइए। नमस्कार डियर स्टूडेंट, आज मैं प्रोफेसर राकेश बिश्नोई आपके सामने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिर से लाइव क्लास के साथ आज अपनी बात करेंगे मेवाड़ राजवंश के पार्ट 3 के अंदर। मेवाड़ राजवंश पार्ट 2 में अपने सामंत सिंह तक पढ़ चुके हैं और आज अपनी बात करने वाले हैं किसके बारे में। सामंत सिंह के बाद जो शासक बना, जो कौन बना, जेतर सिंह। कौन बना था? जेतर सिंह। अब देखो जेतर सिंह की अगर बात करें तो जेतर सिंह की बात करने से पहले अपने एक पीछे के तथ्य पर जाना होगा, जो क्या था भाई, मेवाड़ का जेतर सिंह से पहले शासक कौन था? सामंत सिंह था। कौन था? सामंत सिंह था। और इधर जालोर की अगर अपनी बात करें तो जालोर का था कीर्तिपाल चौहान। कौन था? कीर्तिपाल चौहान। तो कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह पर 1172 ईस्वी में क्या किया था? आक्रमण किया था। कब किया था? 1172 ईस्वी में सामंत सिंह पर आक्रमण किया था। और अब अपनी बात करते हैं किसकी? जेतर सिंह की। तो जेतर सिंह की बात करें तो इनके समकालीन जालोर का शासक, जालोर का समकालीन शासक कौन था? जालोर का समकालीन शासक था उदय सिंह चौहान। कौन था? उदय सिंह चौहान। उदय सिंह चौहान। और इनके एक पुत्री थी जिसका नाम था चचिक देवी। क्या नाम था? चचिक देवी। तो देखो बेटा, अपने को यहाँ पे ध्यान देना है कि जेतर सिंह का जो शासनकाल है वो है 1213 से 1250 या 1252। कई बुकों में आपको 1252 भी मिलेगा, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है, कौन सी? राजस्थान राज्य का इतिहास, उसमें आपको शासनकाल जेतर सिंह का मिलेगा 1250 तक। समझा की बात? हाँ भाई, सभी आगे क्या लाइव आगे? हाँ जी, दिखे को नहीं बेटा? दिखाई तो दे रहा है। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? वेलकम सर जी, वेलकम, शाबाश, बढ़िया दिखाई दे रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, देखो आगे देखो भाई। जेतर सिंह का शासनकाल क्या रहा है? 1213 से 1250 या 1252। इनके समकालीन जालोर का शासक कौन था? उदय सिंह चौहान, जिनकी पुत्री का नाम क्या था? चचिक देवी। अब देखो जेतर सिंह के पूर्वज कौन थे? सामंत सिंह थे। सामंत सिंह पर जालोर के ही कीर्तिपाल चौहान ने 1172 ईस्वी में क्या किया था? आक्रमण किया था। और अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए जेतर सिंह ने किस पर आक्रमण कर दिया? उदय सिंह पर आक्रमण कर दिया। लेकिन उदय सिंह जेतर सिंह का मुकाबला करने में असमर्थ था, तो उदय सिंह और जेतर सिंह के मध्य क्या होगी? संधि होगी। उदय सिंह ने जेतर सिंह के साथ क्या कर ली? संधि कर ली। और जेतर सिंह का पुत्र था जिसका नाम था तेज सिंह। इस संधि के दौरान उदय सिंह ने अपनी पुत्री चचिक देवी का विवाह किसके साथ करवा दिया? तेज सिंह के साथ करवा दिया, ताकि मेवाड़ और मारवाड़ के राजपूताना संबंध फिर से क्या हो सके? मजबूत हो सके। समझा गई बात? तो जेतर सिंह का शासनकाल पूछा जाए तो क्या होगा? 1213 से 1250 या 1252। ये बेटा दोनों ही ध्यान रखने हैं। कई बुकों में 1250 भी मिलेगा, कई बुकों में 1252 भी मिलेगा। समझा गई बात? अब देखो, इनके समकालीन जालोर का शासक था उदय सिंह चौहान। जेतर सिंह ने अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए जेतर सिंह ने किस पर आक्रमण किया? उदय सिंह चौहान पर आक्रमण किया। तो उदय सिंह चौहान जेतर सिंह का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, तो इसने अपनी पुत्री चचिक देवी का विवाह किसके साथ करवा दिया? तेज सिंह के साथ। किस कारण से? क्योंकि जेतर सिंह और उदय सिंह चौहान के मध्य क्या हो गई? संधि। और इस संधि के दौरान चचिक देवी का विवाह किसके साथ करवा दिया? तेज सिंह के साथ। अब देखो बेटा, अपने आगे बात करते हैं
तेज सिंह के शासनकाल में दिल्ली का जो समकालीन शासक था, दिल्ली समकालीन शासक कौन था? कौन था भाई? जेतर सिंह के शासनकाल के समय दिल्ली पर किस राजवंश का अधिकार था? कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? गुलाम राजवंश। और गुलाम राजवंश के उस शासक का नाम बताइए। शाबाश, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। लक्ष्मण सिंह महिचा, राम राम सर जी, राम राम बेटा। AK पटीर सर, राम राम, राम राम बेटा। इंडियन आर्मी गर्ल दिखे कोनी जी? अरे बेटा दिखाई तो दे रहा है, बढ़िया क्लियर तो दिखाई दे रहा है। हाँ, तो अपनी बात कर रही है, जेतर सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? गुलाम वंश का शासक था। फटाफट नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। शाबाश, कौन था? अरे शाबाश, जल्दी बताइए, आगे से आगे शेयर भी कीजिए इसे, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े, उनको बेनिफिट मिले इसका। हाँ जी, तो दिल्ली समकालीन शासक की बात की जा रही है। दिल्ली समकालीन शासक कौन था भाई? शाबाश बताइए। क्लास साफ नहीं चल रही बेटा, साफ आ रही है, क्वालिटी मेंटेन कीजिए, वीडियो के अंदर क्वालिटी मेंटेन कीजिए। हाँ जी, हाँ, तो अपने किसकी बात कर रहे थे भी? जेतर सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक कौन रहा है भाई? गुलाम वंश का शासक था। पहले अपनी बात कर लेते हैं थोड़ी सी गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश की अगर अपनी बात करें तो अजमेर का शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और इन पर इनका जो त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी के साथ, उस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहे थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। और इसी दौरान अजमेर पर किसने अधिकार कर लिया? मोहम्मद गौरी ने। और उसके बाद मोहम्मद गौरी तो वापस गजनी चला गया, लेकिन मोहम्मद गौरी ने क्या किया? अपना एक विशेष व्यक्ति छोड़ा जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में जो विग्रहराज चतुर्थ या विग्रहराज चौहान के द्वारा जो संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, संस्कृत विद्यापीठ बरनम नाम से, उस संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसका नाम था ढाई दिन का झोंपड़ा, जहां 2.5 दिन का क्या बढ़ता था? उर्स बढ़ता था। कौन से किसका 2.5 दिन का उर्स बढ़ता था? पंजाब साहेब पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता था। इसी कारण इसे क्या कहा गया? 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा गया, जिसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही आगे चलकर 1208 में गुलाम वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। तो उसी गुलाम वंश के शासकों का अधिकार था किस पर? दिल्ली पर। और जेतर सिंह के समकालीन अपनी बात कर रहे हैं। जेतर सिंह के समकालीन जो गुलाम वंश के शासक थे कौन थे भी? फटाफट कमेंट में बताइए। AK पटीर, इल्तुतमिश, बिल्कुल सही है भाई, इल्तुतमिश। तो दिल्ली के समकालीन गुलाम वंश के शासक कौन थे? इल्तुतमिश। अब देखो, अपने को इल्तुतमिश का ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य 1227 ईस्वी में क्या हुआ? युद्ध हुआ। कब हुआ था? 1227 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसे क्या कहा गया? भूताला का युद्ध कहा गया। क्या कहा गया? भूताला का युद्ध कहा गया। और इस युद्ध के अंदर विजयी कौन रहे थे? जेतर सिंह रहे थे। और इसके बाद इल्तुतमिश के बाद जो गुलाम वंश का शासक बना था दिल्ली का, वह कौन था? उसका नाम था नासिरुद्दीन शाह। क्या नाम था? नासिरुद्दीन शाह। और नासिरुद्दीन शाह और जेतर सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ था, यह युद्ध हुआ था 1248 ईस्वी में। कब हुआ था? 1248 ईस्वी में। और इस युद्ध के अंदर भी विजयी कौन हुए थे? जेतर सिंह विजयी हुए थे। कौन विजयी हुए थे? जेतर सिंह विजयी हुए थे। टोनी चार, वेलकम बेटा। अब देखिए, दिल्ली के जो गुलाम वंश के जो प्रबल शासक थे इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन शाह, इन दोनों गुलाम वंश के शासकों को पराजित किया था किसने? जेतर सिंह ने। तो इसी कारण एक इतिहासकार है जिनका नाम है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का वैज्ञानिक जनक कहा जाता है।
इन्होंने जेतर सिंह के लिए क्या लिखा है कि उस समय के गुलाम वंश के शासकों के समय सबसे प्रबल हिंदू शासक कौन था? जेतर सिंह था। कौन था? जेतर सिंह था, क्योंकि इसने मतलब हिंदुस्तान के जो गुलाम वंश के शासक थे उनको क्या किया था? पराजित किया था। पहला युद्ध लड़ा गया था गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के साथ। कब? 1227 ईस्वी में, जिसे क्या कहा गया? बुताला का युद्ध। इस युद्ध के अंदर विजयी कौन रहा था? जेतर सिंह। इसके बाद दूसरा युद्ध लड़ा गया था नासिरुद्दीन शाह के साथ। कब? 1248 ईस्वी में। इस युद्ध के अंदर भी विजयी कौन रहा था? जेतर सिंह। अब अपने थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस बुताला के युद्ध के बारे में। तो अब देखो, जब बुताला का युद्ध लड़ा गया तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है, जिनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया है, कौन सा? जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है हमीर मद मर्दन। कौन सा ग्रंथ है? हमीर मद मर्दन। अब देखो, जो बुताला का युद्ध हुआ था, इस बुताला के युद्ध में विजयी कौन रहे थे? जेतर सिंह। लेकिन इस युद्ध के विजय के प्रमाण किसमें देखने को मिलते हैं? चीरवा के शिलालेख से इसके प्रमाण मिलते हैं। चीरवा के शिलालेख से किसका प्रमाण मिलता है? बुताला के युद्ध में जेतर सिंह के विजयी होने के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन जय सिंह सूरी हमीर मद मर्दन में क्या बताता है कि जेतर सिंह के समकालीन जो गुजरात का शासक था, गुजरात का शासक कौन था बेटा? वीर धवल। कौन था? वीर धवल। और वीर धवल ने अपने एक विशेष व्यक्ति कमल को कहाँ भेज दिया? इस बुताला के युद्ध मैदान में भेज दिया। और जब इल्तुतमिश की सेना जेतर सिंह पर भारी पड़ रही थी, तब कमल ने उस सेना के मध्य जोर जोर से गुणगान किया। किसका? वीर धवल का, कि भागो वीर धवल आ रहे हैं, गुजरात के शासक वीर धवल आ रहे हैं। और इतना कहते ही इल्तुतमिश की सेना भाग खड़ी हुई और वापस जेतर सिंह की सेना इल्तुतमिश की सेना पर क्या हो गई? हावी हो गई। और विजयी कौन हुआ? जेतर सिंह हुआ। ये बात कौन बता रहा है? जय सिंह सूरी बता रहा है। किसमें? हमीर मद मर्दन में। तो जय सिंह सूरी द्वारा हमीर मद मर्दन में ये सब बातें लिखने का कारण क्या रहा होगा? तो ये सब बातें लिखने का कारण क्या रहा है? तो देखिए, अब देखो, वीर धवल है। वीर धवल के दो प्रमुख सेना नायक थे जिनका नाम था वास्तुपाल और एक का नाम था तेजपाल। वास्तुपाल और तेजपाल। और जय सिंह सूरी ये गुजरात के अंदर एक जैन मंदिर है। गुजरात का कौन सा मंदिर? जैन मंदिर। जैन मंदिर के आचार्य थे कौन? जय सिंह सूरी। और इस जैन मंदिर के निर्माण के लिए वास्तुपाल और तेजपाल ने बहुत सारा धन दिया था। और इसी कारण जय सिंह सूरी है वो वीर धवल को अपना स्वामी मानता था। और अपने स्वामी का गुणगान करने के लिए जय सिंह सूरी ने ये सब बातें किस में लिखी है? हमीर मद मर्दन में लिखी है। लेकिन इसमें कोई सार्थकता नहीं मानी जाती है। एक के पटीर सर, बुताला युद्ध का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो बेटा मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो वीर धवल का गुणगान किया गया है इसके अंदर, इसका कोई प्रमाण नहीं है। केवल ये कौन लिख रहा है? जय सिंह सूरी लिख रहा है हमीर मद मर्दन ग्रंथ में। इसके बाद इल्तुतमिश के बाद जो दिल्ली गुलामस का शासक बना वह कौन था? नासिरुद्दीन शाह। और इसका युद्ध हुआ था जेतर सिंह के साथ। कब? 1248 ईस्वी में। इस युद्ध के अंदर विजयी कौन हुए थे? जेतर सिंह विजयी हुए थे। और इस युद्ध के होने का कारण क्या था कि जो नासिरुद्दीन शाह है, इसका एक भाई था जिसका नाम था जलालुद्दीन शाह। नासिरुद्दीन शाह ने जलालुद्दीन शाह को वापस कहाँ बुलाया था? दिल्ली बुलाया था। लेकिन इसने क्या किया कि वापस बुलाने के पीछे रीजन क्या था कि वो नासिरुद्दीन शाह जलालुद्दीन की हत्या करवाना चाहता था। और हत्या करवाना चाहता था तो इस बात की सूचना किसे मिल गई? किसे मिल गई? जलालुद्दीन को मिल गई। और जलालुद्दीन कहाँ चला गया? जलालुद्दीन कहाँ जाकर छिप गया? 56 की पहाड़ियों में छिप गया। और लगातार 8 माह तक नासिरुद्दीन इसका पीछा करता रहा। लेकिन जेतर सिंह के प्रभाव के कारण यह इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। लेकिन बाद में अंत में जाकर नासिरुद्दीन शाह ने जेतर सिंह पर आक्रमण किया। तो 1248 ईस्वी में जेतर सिंह ने नासिरुद्दीन शाह को क्या कर दिया?
पराजित कर दिया। समझा गई बात? क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया होगा? सर जी नेट को नहीं मुक गयो। कोई बात नहीं बेटा, रिचार्ज करवाओ, क्लास देखनी है तू। हाँ जी भारती जी राम राम। फेंकू सर जी, अच्छा फेंकू सर जी, बेटा क्या फेंक दिया है? हाँ क्या फेंक दिया बेटा? चलो यहाँ तक समझ में आ गया, तो अब अपने आगे देखिए भी। इसके बाद जो इनका उत्तराधिकारी शासक बना वह कौन बना? इनका पुत्र जिसका नाम क्या था? तेज सिंह। तो अब अपने आगे बात करते हैं किसके बारे में? तेज सिंह के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट जो शासक है वह कौन है? तेज सिंह। तेज सिंह का जो शासनकाल रहा है वो क्या रहा है? 1250 या 1252 से 1273। 1250 या 1252 से 1273। तो देखो बेटा तेज सिंह की अगर अपनी बात करें तो तेज सिंह की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था जैतल देवी। पत्नी का क्या नाम था? जैतल देवी। और तेज सिंह के शासनकाल में मेवाड़ चित्र शैली में लिखा गया प्रथम चित्रित ग्रंथ किसके शासनकाल में लिखा गया है? तेज सिंह के शासनकाल में जो क्या था? मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ। मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ जिसका नाम क्या था? नाम क्या था बेटा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। सूत्र चूर्णी किसके शासनकाल में लिखा गया था? ये तेज सिंह के शासनकाल में लिखा गया था। मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ जो कौन सा था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और ये ग्रंथ आज भी जैसलमेर के भूमिगत संग्रहालय में रखवाया गया है। क्योंकि अपनी बात करें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर राजस्थान की चित्रकला के बारे में, तो राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? राजस्थान की चित्रकला का अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? शाबाश, फटाफट बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? कमेंट बॉक्स में लिखिए, शाबाश। देखते हैं किस किस को पता है। भारती जी श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, हाँ जी बिल्कुल सही है। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो जैसलमेर के भूमिगत संग्रहालय में रखवाया गया है, जिससे राजस्थान की चित्रकला के भी प्रमाण मिलते हैं। लेकिन राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? राजस्थान की चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था डॉक्टर आनंद स्वामी ने। किसने किया था? डॉक्टर आनंद स्वामी ने राजस्थान की चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करते हुए क्या बताया? राजस्थान चित्रकला को क्या नाम दिया? राजपूताना पेंटिंग्स नाम दिया। क्या नाम दिया था? राजपूताना पेंटिंग्स नाम दिया था। एसपी स्टूडियो खानवाड़ी शेयर करो, शेयर करो, शाबाश। आगे शेयर कीजिए भी। खानवाड़ी मेरे गांव से, वेरी गुड, शेयर करो भाई, आगे शेयर करो, शाबाश। अब देखो, अब अपने आगे बात करते हैं। मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो किसके शासनकाल में लिखा गया था? तेज सिंह के शासनकाल में लिखा गया था। अब अपने आगे बात करते हैं। तेज सिंह के शासनकाल में इनके समकालीन दिल्ली के शासक कौन थे? समकालीन दिल्ली शासक कौन थे? दिल्ली शासक थे ग्यासुद्दीन बलबन। कौन थे? ग्यासुद्दीन बलबन। तो देखो ग्यासुद्दीन बलबन ने 1252 में किस पर आक्रमण कर दिया? तेज सिंह पर आक्रमण कर दिया। लेकिन इस युद्ध के अंदर भी विजय कौन रहा?
तेज सिंह विजयी रहा। इस युद्ध के अंदर भी विजयी कौन रहा था? तेज सिंह विजयी रहा। और तेज सिंह का जो उत्तराधिकारी था वह कौन था? समर सिंह। समर सिंह कौन था? तेज सिंह का पुत्र था, जिसे क्या बनाया गया? उत्तराधिकारी शासक बनाया गया। जिसे क्या बनाया गया? उत्तराधिकारी शासक बनाया गया। तो बेटा तेज सिंह के संदर्भ में ध्यान रखना है, इनका शासनकाल क्या है? 1250 या 1252 से लेकर 1273 तक। पत्नी का नाम जैतल देवी। और इनके शासनकाल में मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ लिखा गया है, जो कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। अगर अपने से पूछा जाए कि तेज सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1252 में तेज सिंह पर आक्रमण किया और तेज सिंह ने इसे क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और इसके बाद इसका उत्तराधिकारी शासक किसे बनाया गया? तेज सिंह का उत्तराधिकारी शासक कौन बना? समर सिंह। यहाँ तक बात समझ में आ गई? समझ आ गया तो थम्स अप कर दीजिए सारे। इसके बाद अपने नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, समझ में आ गया? अब देखिए अपने आगे बात करते हैं किसके बारे में? समर सिंह के बारे में, जिनका शासनकाल क्या रहा है? 1273 से 1301 ईस्वी। 1273 से 1301। तो देखिए नेक्स्ट जो शासक बना वह कौन बना? समर सिंह। नेक्स्ट शासक कौन बना? समर सिंह। समर सिंह की अगर अपनी बात करें तो इनका जो शासनकाल रहा है वो कितना रहा है? 1273 से 1301 ईस्वी। 1273 से 1301 ईस्वी। तो अब थोड़ी सी अपने राजस्थान की स्थिति पर नजर डालते हैं। अब देखो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र क्या है? मेवाड़ है। अब यहाँ पे पड़ता है दिल्ली। यहाँ पे कौन सा क्षेत्र पड़ता है? दिल्ली। और दिल्ली में जो नया राजवंश आया वह कौन सा आया? खिलजी राजवंश। और खिलजी राजवंश की बात करें तो खिलजी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके बाद जो शासक बना वह कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। कौन बना था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर दी? हत्या कर दी। और अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के केला तो भतीजो भी हो और क्यों दामाद भी हो। भतीजा भी था और दामाद भी था। समझा की बात? और अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर दुर्ग पर, रणथंभौर कहाँ पड़ता है? यहाँ पे। तो रणथंभौर दुर्ग पर बार बार आक्रमण किए और बार बार इन्हें असफलता झेलनी पड़ी। तो जब दूसरी बार आक्रमण किया जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर, तो उस समय हमीरदेव चौहान ने जलालुद्दीन खिलजी को फिर क्या कर दिया? पराजित कर दिया। रणथंभौर का शासक उस समय कौन था? हमीरदेव चौहान, जिसे अपने हट्टी हमीर के नाम से जाना जाता है। एक बार जो हट कर लेता था उस हट को एक दिन में पूरी करने की क्षमता रखता था। कौन था? हमीरदेव, जिसे क्या कहते हैं? हट्टी हमीर कहते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी ने हमीरदेव पर पहली बार 1291 में जब आक्रमण किया तो इसे हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद दूसरी बार जब आक्रमण किया तो फिर हमीरदेव चौहान ने इसे पराजित कर दिया। तो जब ये पराजित होकर वापस लौट रहा था तो जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के लिए एक बात बोली थी कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये बात जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कही गई। और किस दुर्ग के लिए कही गई? रणथंभौर दुर्ग के लिए कही गई। और बार बार पराजित होने के कारण दिल्ली की प्रतिष्ठा या खिलजी राजवंश की प्रतिष्ठा वो गिरती जा रही थी। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी चाचा जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर दी? हत्या कर दी। और दिल्ली की राजगद्दी पर अधिकार किसने कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अपने थोड़ी सी बात करते हैं इधर गुजरात के बारे में। गुजरात में पड़ता है कौन सा मंदिर? सोमनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है? सोमनाथ मंदिर। और यहाँ पड़ता है जालोर। और जालोर का उस समय शासक कौन था? कान्नड़ देव चौहान। कौन था? कान्नड़ देव चौहान। और इसके दो प्रमुख सेनापति थे जिनका नाम था जेता और देवड़ा। कौन थे? जेता और
देवड़ा। और इधर मेवाड़ का शासक कौन बन गया? समर सिंह। ये इतनी चीज समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई तो अपने आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति कौन थे? इसके प्रमुख सेनापति थे उलुग खां, नुसरत खां, नुसरत खां, और एक इसका द्रोही सेनापति भी रहा है जिसका नाम था मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। पर अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी को नाम हो चिमना, चिमना। और आज चिमना कटा चिमनी जगंती फिर मोहम्मद शाह सागे प्रेम रासलीला मनंती। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का नाम था फिरोजा, और ये फिरोजा को चक्कर की सागो बिरमदेव सागे कन्नड़ दे चौहान के छोरे सागे चक्कर चाल गयो। ठीक है, इंगी आप बात करांगा जब आप जालोर का चौहान पटांगा, कन्नड़ दे चौहान के बारे में पटांगा भी, तो आप पूरी डिटेल चर्चा करांगा। समझा की बात? तो आपने ध्यान देना अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति कौन थे? उलुग खां, नुसरत खां और मोहम्मद शाह। अब देखो भाई, समर सिंह जब मेवाड़ का शासक बना तो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी कहाँ जा रहा था? सोमनाथ मंदिर की लूटपाट के लिए सैन्य अभियान भेज रहा था। अब अलाउद्दीन खिलजी सारा पहला कट गयो कन्नड़ दे चौहान कने गयो, कन्नड़ दे चौहान गुजरात जाने वास्ते रास्तो मांगियो, रास्तो मांगियो तो कन्नड़ दे चौहान के करियो, इनको करेक्टर वगैरह भी हो, मतलब बहुत शानदार अव्वल दर्जे को खत्म हो डो। ठीक है, तो बाद में अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ने रास्ता मांगा तो कन्नड़ दे चौहान रास्तो देने के कर दियो, इनकार कर दियो, और बोलियो भी अगर जे राजस्थान में पग ही रख लियो खुलडो बांट दूंगा मैं तेरो, राजस्थान में पग रख लियो तो क्या कर दूंगा? खुलडो बांट दूंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी पूछे भी ते मना बात किया बोल दी, कन्नड़ के भी तेरो चरित्र इसो है, लोगों की लुगाइया गेल तू फिर तो फिरे, जटा भी दिख गई बट जागिर बिंग करने जागिर नैन मटका करने लग जी। ठीक है, तो इसी कारण रास्ता देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अब देखो भाई, अलाउद्दीन खिलजी सैन्य अभियान भेजेगा, या तो कहाँ से जाएगा? मालवा से जाएगा, या दूसरा मार्ग बसता है मेवाड़ से होते हुए। तो अब सांठ गांठ क्यों बिठाई समर सिंह? तो समर सिंह को कुछ धन का लालच देकर सोमनाथ मंदिर जाने के लिए रास्ता मांग लिया, और उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सैन्य अभियान भेज दिया। कहाँ? सोमनाथ मंदिर की लूटपाट के लिए। और यहाँ से जाने का मार्ग किससे लिया? समर सिंह से लिया। अब देखो समर सिंह भी चलाक, देखो जाना जाना को मार्ग दे दियो, आने को दिए ही कौन। मैंने जानो भाई आवगो जब इनकर ही आवगो आगे कन्नड़ दे बैठे सल्ट लेगो। ठीक है, और उलुग खां, नुसरत खां यहाँ से सोमनाथ मंदिर की लूटपाट करके कहाँ पहुँच गए? जालोर के निकट पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? जालोर के निकट पहुँच गए। और इनके साथ में कौन था? मोहम्मद शाह भी था। और मोहम्मद शाह और इन तीनों के बीच में बंटवारे को लेकर यहाँ पे क्या हो गया? झगड़ा हो गया। मोहम्मद शाह आपकी पांति मांग ली, आपकी पांति मांगी जब ये देणु इनकार करी, वो आपकी पांति खोस गिर कटा गयो, अमीरदेव चौहान की शरण में आ गयो। अब देखो बाकी जितो भी लूटपाट को समान हो वो की कने रह गयो? उलुग खां और नुसरत खां कने। तो कन्नड़ दे चौहान के दो प्रमुख सेनापति जिनका नाम था जेता और देवड़ा, इन्होंने वो लूटपाट का सामान इनसे वापस छीन लिया और कहाँ पहुंचा दिया? सोमनाथ मंदिर में। खाली हाथ इनको वापस लौटना पड़ा। और ये सारी बातें किसी बताई? अलाउद्दीन खिलजी को। तो इस प्रकार से समर सिंह ने एक कूटनीति के द्वारा गुजरात का तुर्कों से क्या किया? उद्धार किया। इसी कारण समर सिंह को क्या कहा जाता है? तुर्कों से गुजरात का उद्धारक कहा जाता है। तुर्कों से गुजरात का उद्धारक किसे कहा जाता है? समर सिंह को कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता। शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता भी किसे कहा जाता है? समर सिंह को कहा जाता है। और शत्रुओं से लड़ने में सिंह के समान भी किसे बताया गया है? समर सिंह को। तो इन्हें कहा जाता है शत्रुओं से लड़ने में किसके समान बताया है? सिंह के समान भी बताया गया है। किसके समान बताया गया है? सिंह के समान भी बताया गया है। तो समर सिंह को कौन कौन सी उपाधि मिली हुई है? तुर्कों से गुजरात का उद्धारक, शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता, और इसके अलावा इन्हें कहा जाता है शत्रुओं से लड़ने में सिंह के समान भी बताया गया है।
तो समझा गई यहाँ तक बात। अब अपने आगे देखें, समर सिंह के कितने पुत्र थे भी? समर सिंह के 2 पुत्र थे। एक का नाम था, बड़े बेटे का नाम था रतन सिंह, और छोटे बेटों के नाम हो कुंभकर्ण। के नाम हो? कुंभकर्ण। अरे वो कुंभकर्ण वो को नहीं, रावण को भाई, और रतन सिंह वालों भाई हो, ठीक है ना, कटा रावण वालों भाई ना समझ लियो, ठीक है। तो कुंभकर्ण अपने पिता की आज्ञा से ये तो कहाँ चला गया? नेपाल चला गया, और नेपाल में जाकर इसने किसकी स्थापना की? रावल शाखा की स्थापना की। और समर सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित कर दिया? रतन सिंह को अपना उत्तराधिकारी शासक घोषित कर दिया। तो समर सिंह के बाद जो शासक बना वह कौन बना? रतन सिंह बना। अब अपने आगे बात करेंगे रतन सिंह के बारे में, जो अपने करेंगे कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अपने इसी टाइम इसी YouTube चैनल पे। लगातार बने रहिए YouTube चैनल पे और लाइव क्लास का आनंद लीजिए। और क्योंकि ये पटवार ग्राम सेवक राजस्थान पुलिस से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। तो तब तक के लिए कल इसी टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।